हेलो फ्रेंड्स, मैं निशान चौधरी आप सभी का अपने और आप सभी के चैनल द साइंस कॉमरेड में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं अपने रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू आप सभी के कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कराता हूं। तो बच्चों, आज जो मेरा ये वीडियो है, ये पार्ट 6 रहने वाला है निसृत बैच में। आप सभी को पता है, मैं अपने निसृत बैच में आपको बायोलॉजी की एनसीईआरटी की एक एक लाइन के कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करा रहा हूं। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है यूकैरियोटिक सेल। तो बच्चों, पार्ट 6 में हम जानेंगे यूकैरियोटिक सेल होता क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चों, हमने प्रोकैरियोटिक सेल को पहली 5 पार्ट में खत्म किया है। जिन भी भैयाओं ने मेरी वीडियो नहीं देखी है, पहले उन वीडियो को देख के आए। हमने एक एक एनसीईआरटी की लाइन को बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर किया है। अब आ जाते हैं बच्चों यूकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहले क्या है, अगर मैं क्या करूं आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में डिफरेंशिएशन करना बता दूं, तो आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। मुझे बताओ, जब मैं आपको बच्चों प्रोकैरियोटिक पढ़ाता था, तो मैं क्या कहता था कि ये दो शब्द से मिलके बना हुआ है, इसको स्प्लिट कर दो, प्रो प्लस कैरियोटिक। किसमें बच्चों? प्रो प्लस कैरियोटिक। ऐसे ही मैं कहूंगा बच्चों, प्रो का मतलब क्या था? प्रिमिटिव, और कैरियोटिक का मतलब था न्यूक्लियस। तो बच्चों, प्रिमिटिव टाइप न्यूक्लियस पाया जाता था। कैसा न्यूक्लियस पाया जाता था? प्रिमिटिव टाइप का बच्चों, यानी ऐसा न्यूक्लियस जो वेल डेवलप नहीं था, ऐसा न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट थी। तो बच्चों, वो था प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो हमने पढ़ा था, उसमें किसकी स्टडी की थी बच्चों? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी की स्टडी की थी बच्चों, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ। यानी अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं तो मोनेरा की स्टडी करी थी हमने प्रोकैरियोटिक में, यानी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन की। लेकिन जो उनकी एक्टिविटी थी वो कॉम्प्लेक्स थी, जो शेप थे वो भी बहुत वेरी किए थे। कहने का मतलब है, हमने जो पहले 5 पार्ट में जो किया है वो सिंपल स्टडी, प्रिमिटिव टाइप मतलब पुरातन। जैसे सिंपल बात करूं, हम कैसे जमाने के? मॉडर्न। लेकिन हमारे दादा दादी कैसे हैं? वो पुरातन है, उनकी सोच थोड़ी पुरानी टाइप है। तो बस यही समझो, प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है? प्रिमिटिव टाइप, पुराना टाइप। समझ गए? ऑर्थोडॉक्स एक तरीके से बोल सकते हो। अब करता हूं मैं रफ, आप समझ गए होंगे यूकैरियोटिक क्या कहना चाह रहे हैं सर। तो अब आते हैं बच्चों, यूकैरियोटिक होता क्या है। तो प्रोकैरियोटिक को बताया मैंने थोड़ी सी देर में, ये कर लिया हमने रफ। अब चलते हैं यूकैरियोटिक। तो बच्चों, यूकैरियोटिक सेल, इसमें क्या क्या आता है बच्चों? आपको पता है, आर एच विट्टेकर थे, हमारे साइंटिस्ट थे आर एच विट्टेकर। विट्टेकर उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें क्या क्या आता है बच्चों? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। एनिमिलिया। तो बच्चों, आर एच विट्टेकर का जो क्लासिफिकेशन है, आज भी हम उसी को मानते हैं। हालांकि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया है, लेकिन हमारा जो एनसीईआरटी है वो आर एच विट्टेकर के क्लासिफिकेशन को ही मानती है। तो बच्चों, यहां से मैं सिंपल सी बात करूं, जो बैक्टीरिया है वो मोनेरा में आएंगे। तो केवल और केवल इन 5 किंगडम में केवल और केवल एक मोनेरा ही ऐसा मेंबर था जो प्रोकैरियोटिक मिला। बाकी प्रोटिस्टा हो, फंजाई हो, प्लांटी हो, एनिमिलिया हो, ये चारों कैसे मिले बच्चों? तो ये मिले बच्चों यूकैरियोटिक टाइप। अब आते हैं कि यूकैरियोटिक होता क्या है। तो ये आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ बच्चों? बिल्कुल। तो अब इसको मिटाते हैं और यूकैरियोटिक को अच्छे से समझते हैं। तो बच्चों, यूकैरियोटिक क्या होता है? तो हमने क्या किया, कैरियोटिक। तो बच्चों, इसको भी 2 पार्ट में स्प्लिट करो, 2 शब्दों में। तो बच्चों, ई प्लस कैरियोटिक। तो बच्चों, यू का मतलब होता है यहां पर ट्रू। क्या होता है बच्चों? ट्रू। और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, आपको पता है। तो यहां पर कैसा न्यूक्लियस मिलेगा? ट्रू न्यूक्लियस। यानी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस बोल दूं तो मैं गलत हूं ना?
तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिलेगा बच्चों, अच्छा खासा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, यानी किसकी ओर इंडिकेट कर रहा है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो मिल रही है वो भी वेल डिफाइंड है। तो बच्चों यूकैरियोटिक सेल का मतलब है ट्रू न्यूक्लियस, यानी नए मॉडर्न जमाने का न्यूक्लियस, यानी जिसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस भी हो और क्या हो, उसमें क्या हो, वेल डेवलप न्यूक्लियस भी हो और वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंड भी हो। तो बच्चों यूकैरियोटिक सेल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा यूकैरियोटिक शब्द है क्या। तो अब चलते हैं आगे। अब एनसीईआरटी की लाइनों पर हम क्या फोकस करते हैं, eukaryotic cell. The eukaryotic cell include all the protists, plantae, animal and fungi. तो ये मैंने आपको समझाया। विटेकर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमल, फंजाई ये 5 किंगडम दिए। उन्होंने मोनेरा को प्रोकैरियोटिक में डाला, बाकी बचे चारों को किस में डाला, यूकैरियोटिक में। तो बच्चों क्वेश्चन बन सकता है, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। In eukaryotic cell, there is an extensive compartmentalization of cytoplasm through the presence of membrane-bound organelle. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। सिंपल में आपको क्या है, डिफरेंशिएट कराता जाऊंगा बच्चों, और कुछ नहीं, बस डिफरेंशिएट कराता जाऊंगा और आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होते चले जाएंगे। तो बच्चों मुझे एक चीज बता दो, आपको मैंने क्या है, मुझे एक चीज बता दो, ये क्या आ गया, हाँ सिंपल, मुझे एक चीज बता दो, आपको मैंने जब प्रोकैरियोटिक पढ़ाया था बच्चों, तो मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था प्रोकैरियोटिक के अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो वेल डिफाइंड होगा कि नॉन वेल डिफाइंड। तो नॉन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। कैसा, नॉन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। क्या न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, एब्सेंट। क्या इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल या ऑर्गेनिल होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड छोड़ो, क्या ऑर्गेनिल्स होंगे ना, केवल एक मिला था जो पार्ट 5th में हमने पढ़ा था, क्या, राइबोसोम। तो बच्चों राइबोसोम एकमात्र ऑर्गेनल ही है जो प्रोकैरियोटिक में मिलता है, यानी प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है और ना ऑर्गेनल ही है। तो ऑर्गेनल ही नहीं है तो मेम्ब्रेन बाउंड तो तब होंगे। तो बच्चों राइबोसोम्स भी कैसा मिला था, 70s, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते कि जब प्रोकैरियोटिक में भी राइबोसोम्स मिल रहा है और यूकैरियोटिक में भी, तो एक जैसा तो मिल नहीं सकता। तो उधर 70s है तो यूकैरियोटिक में 80s है। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इन यूकैरियोटिक सेल देयर इज एन एक्सटेंसिव compartmentalization of cytoplasm through the presence of membrane bound organelle। कहने का मतलब है, ये सपोज करो यूकैरियोटिक सेल है, अब मैं इसमें ब्लू से साइटोप्लाज्म को बना देता हूं और इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही एक्टिविटी चलती है और जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल हैं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, पेरोक्सीसोम्स, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, प्लास्टिड, सारे इसी के अंदर मिलेंगे। यही बोल रहा एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन है साइटोप्लाज्म में। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल हैं, जितने भी ऑर्गेनल हैं मेम्ब्रेन से घिरे हुए हैं, एक आध दो एक्सेप्शन तो बच्चों आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये लाइन आपको और अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी। अब चलते हैं आगे। यूकैरियोटिक सेल possess an organized nucleus with a nuclear wall। आ गई बच्चों लाइन, जो यूकैरियोटिक सेल होगा उसमें ट्रू न्यूक्लियस मिलेगा, यानी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस मिलेगा, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगी। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर एनवलप से इंडिकेट कर रहा है। तो ये लाइन भी क्रिस्टल क्लियर। इन एडिशन eukaryotic cell have a variety of a complex locomotory and a cytoskeleton structure। यहां पर क्या कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक के अलावा, मतलब प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस मिलता था, चलो वेल डेवलप ना हो लेकिन मिलता था, लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो एडिशन में यहां पर लोकोमेटरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन मिलेंगे, साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर, जैसे सेंट्रियोल, जिसको हम कहते हैं सेंट्रोजोम भी कहते हैं, सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम, ये पढ़ेंगे।
जैसे बेसल बॉडी, सीलिया फ्लैजिला। तो इस टाइप के हमें लोकोमेट्री ऑर्गन मिलेंगे जो उनको चलाने में हेल्प करेंगे। तो यही कह रहा है इन एडिशन यूकैरियोटिक सेल है वो वैरायटी ऑफ, बहुत बहुत वैरायटी, बहुत बहुत अलग तरह तरह के कॉम्प्लेक्स लोकोमेट्री एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर मिलेंगे, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स इन सबसे बने हुए। दिस जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। इनके जो जेनेटिक मटेरियल होंगे वो क्रोमोसोम्स के अंदर ऑर्गेनाइज्ड होंगे। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको मैं बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से सीक्वेंस फॉलो करा देता हूं। सबसे पहले न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोसोम होंगे, न्यूक्लियोसोम के अंदर क्रोमेटिन होगा, क्रोमेटिन के अंदर क्रोमोसोम्स होंगे, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए और प्रोटीन होगा। तो बच्चों जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, वो किसके अंदर ऑर्गेनाइज्ड है? क्रोमोसोम्स के। तो ये भी क्लियर, मैं आपको लिखा नहीं रहा हूं। जिन भी भैया ने मेरी पिछले की वीडियो नहीं देखी है, पहले 5 पार्ट, वो देख के आए, उन लाइनों में मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर कराया है। तो बच्चों ये भी कि एक बार लिख दूं, लिख देते हैं चलो। तो बच्चों सबसे पहले यहीं पर फॉलो करते हैं, इसको मिटाता हूं और यहीं पर मैं आपको कराता हूं। तो सबसे पहले आएगा बच्चों न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम के अंदर क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन फाइबर लिख लेना, क्रोमेटिन फाइबर के अंदर क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए प्लस प्रोटीन। और ये डीएनए क्या है बच्चों? जेनेटिक मटेरियल। किसके अंदर है? क्रोमोसोम के अंदर। डन। तो ये था क्रिस्टल क्लियर बच्चों, इसको करते हैं रब और चलते हैं आगे। एक एक एनसीईआरटी की लाइन को बहुत अच्छे से आपको कमांड करनी है, यही है। एग्जाम के पैटर्न को समझो बच्चों, पढ़ रहे हैं उल्ट सुल्ट, आ है नहीं रहा, क्वेश्चन बन नहीं रहे, कोई फायदा है नहीं। तो क्या फायदा है ऐसी प्रिपरेशन का जो हमें एक अलग तौर पे ले जा रही है? जो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ो बच्चों, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन पूछी जा रही है। इस बार भी 90 में से 90 के 90 क्वेश्चन क्या थे? एनसीईआरटी बेस्ड थे नीट में। 100% कंटेंट एनसीईआरटी का आ रहा है, तीनों में कहूंगा मैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। बच्चों को कोचिंग इंडस्ट्रीज क्या कर रही हैं? 3-3 4 भाई, एक एक, जैसे सेल बायोलॉजी की बात करूं तो एक रजिस्टर भरा देते हैं। भाई क्या मतलब है जब क्वेश्चन आ ही नहीं रहे? तो आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ो बच्चों, एक एक एनसीईआरटी की लाइन को खोल के पढ़ो अच्छे से। अब चलते हैं आगे। ऑल यूकैरियोटिक सेल आर नॉट आइडेंटिकल। जितने यूकैरियोटिक सेल हैं वो आइडेंटिकल नहीं है, मतलब अलग अलग तरह के होंगे। जैसे प्लांट सेल अलग मिलेंगे, एनिमल सेल अलग मिलेंगे। प्लांट एंड एनिमल सेल आर डिफरेंट एज दे फॉर्मर possess cell wall plastid and a large central vacuole which are absent in animal cell। सिंपल सी बात कर रहा है कि जो यूकैरियोटिक सेल है वो आइडेंटिकल नहीं होंगे। कहने का मतलब है कि प्लांट सेल अलग होगा और एनिमल सेल अलग होगा। अब बोला है यहां पर जो प्लांट सेल होंगे वो एनिमल सेल से कैसे डिफरेंस होंगे? तो बच्चों प्लांट सेल के अंदर याद रखना सेल वॉल मिलेगी, लेकिन एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होगी। दूसरा, प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड मिलेगी, लेकिन एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होगी। प्लांट सेल के अंदर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल मिलेगा, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल मिलेगा, लेकिन यहां पर या तो स्मॉल मिलेगा या फिर एब्सेंट होगा। बच्चों मुझे बताओ, ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है, क्या ये दोनों यूकैरियोटिक सेल हैं? बिल्कुल भाई, ट्रू न्यूक्लियस है तो यूकैरियोटिक है। लेकिन एक में सेल वॉल मिल रही है, प्लास्टिड मिल रही है, वैक्यूल मिल रही है, लेकिन दूसरे में वही नहीं मिल रही। तो मुझे बताओ ये लाइन बिल्कुल स्पष्ट कर रही है कि नहीं? क्या दो सेल आइडेंटिकल है? नहीं। तो all eukaryotic cell are not identical, but plant and animal cell are different and possess the cell wall, plastid and large central vacuole which are absent in animal cell। इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछ लिया जाता है क्या सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट है? तो यस, यूकैरियोट्स में मिलेगी लेकिन एनिमल सेल में नहीं मिलेगी। अब चलते हैं आगे। ऑन द अदर हैंड एनिमल सेल हैव सेंट्रियोल विच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल। अब यहां पर क्या था कि प्लांट सेल में 3 चीज थी, एनिमल सेल में नहीं थी। लेकिन एक सेंट्रियोल की अगर हम बात करें तो सेंट्रियोल प्लांट सेल में एब्सेंट होगा, जबकि एनिमल सेल में मिलेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार दे दो बच्चों, क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है
कि एनिमल सेल हैव अ सेंट्रियोल विच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल। ये लगभग सारे प्लांट सेल में एब्सेंट होगी। डन बच्चों, मिलेगी नहीं। तो क्वेश्चन आए प्लांट सेल में क्या क्या मिलेगा और एनिमल सेल में क्या क्या। तो बाकी के सारे ऑर्गेनल मिलेंगे, केवल प्लांट सेल में तीन, वो एनिमल सेल में तीन नहीं मिलेंगे, सेल वॉल, प्लास्टिड, वैक्यूल्स। और एनी प्लांट सेल में एक नहीं मिलेगा, क्या, सेंट्रियोल। बाकी सारे ऑर्गेनल जो भी मेम्ब्रेन बाउंड है वो दोनों में मिलेंगे क्योंकि है तो यूकेरियोटिक ही। डन बच्चों, ये भी लाइन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब चलते हैं आगे। तो ये पहला जो डायग्राम बना हुआ है बच्चों, इसको हम अच्छे से, मैं आपको अच्छे से स्पेसिफाइड कराता हूं। तो ये जो डायग्राम सबसे पहले बना हुआ है बच्चों, ये प्लांट सेल का बना हुआ है। अब पहचानोगे कैसे कि ये प्लांट सेल का है कि एनिमल सेल का है। तो सीधी सी बात है, आपके गुरुजी ने अभी बताई कि सेल वॉल कहाँ मिलती है, प्लांट सेल में। तो सेल वॉल प्लांट सेल में ही है। अगर ये एनिमल का डायग्राम होता तो यहाँ सेल वॉल होती नहीं। तो सबसे आउटर मोस्ट मुझे बताओ, एनिमल, एनिमल सेल में सेल वॉल। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि गुरुजी, जब प्रोकैरियोटिक आपने पढ़ाया था, जब प्रोकैरियोटिक आपने पढ़ाया था तो सबसे आउटर मोस्ट सेल वॉल को ग्लाइकोकैलेक्स बताया था। बिल्कुल बच्चों। तो याद रखना बच्चों, ग्लाइकोकैलेक्स प्रोकैरियोटिक में मिलती है, लेकिन यूकैरियोटिक में जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो सेल वॉल होती है। यहां पर ग्लाइकोकैलेक्स एब्सेंट होती है। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है कि ग्लाइकोकैलेक्स क्या यूकैरियोटिक सेल में मिलेगी, तो ना प्लांट सेल में मिलेगी ना एनिमल सेल में। डन बच्चों। सेल वॉल सबसे आउटर। मुझे बताओ सेल में, सेल वॉल के अंदर ये वाली जो दूसरी परत है, मतलब अंदर जो फॉलो करती है इसको, इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं आपके गुरुजी। तो ये सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो बिल्कुल। तो ये क्या एनिमल सेल में भी मिलेगी बच्चों? बिल्कुल। तो हमने सेल वॉल से पहचाना कि प्लांट और एनिमल सेल। अब मैं बताऊंगा कि दोनों में क्या मिलेगा, एक में क्या मिलेगा। इनके फंक्शन पूरे चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक वीडियो में। उसके बाद बच्चों, ये आपको जो दिख रहा है ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस देखो ये रहा। न्यूक्लियस में जो ये जो डार्क स्टेन पार्ट है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। एक्चुअल में यही काम करता है। कहने का मतलब ये ब्रेन है एक तरीके से। इसके जो बाहर की परत है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, ये सराउंडेड है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। ये पूरा साइटोप्लाज्म है बच्चों। और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को कौन एक दूसरे से सेपरेट कर रहा है? न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब बच्चों, न्यूक्लियस से जो जुड़े हुए वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है बच्चों? देखो ये न्यूक्लियस की लेयर है, ये देखो, ये देखो, ये देखो। तो दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनको क्लासिफाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोम्स। किसके बेसिस पे बच्चों? राइबोसोम। अगर राइबोसोम मिलेगा किस जिसकी सरफेस पे, उसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसकी सरफेस पे राइबोसोम एब्सेंट होगा वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनका काम क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? प्रोटीन को बनाता है, प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। जैसा कि आपने प्रोकैरियोटिक में पढ़ा था, राइबोसोम का काम क्या था? प्रोटीन को सिंथेसिस करना। कहने का मतलब है बच्चों, सेंट्रल डोग्मा पढ़ा के आया था मैं, सेंट्रल डोग्मा फ्रेडरिक फ्रेडरिक साइंटिस्ट ने दिया था। उसमें क्या उन्होंने बताया था? डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, डीएनए से एमआरएनए बनेगा ट्रांसलेशन, और एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा ट्रांसक्रिप्शन। तो वो था एमआरएनए से प्रोटीन बनना। तो राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स मिलने की वजह से ये प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स एब्सेंट होता है, इसलिए लिपिड, स्टेरॉइड इनको सिंथेसिस करता है। डन बच्चों, ये भी क्लियर। अब चलते हैं आगे। अब यहां पर गोल्गी एपरेटस, गोल्गी एपरेटस को गोल्गी बॉडी भी कहते हैं। ये पैकेजिंग में हेल्प करती है, पैकेजिंग में हेल्प करती है। जैसे कोई लिपिड आया, प्रोटीन की सिंथेसिस करी, तो उसको ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन बना के ये क्या है, भेज देगा। अब यहां पर है लाइसोसोम। लाइसोसोम आपने पुरानी छोटी क्लासों में पढ़ा है। ये एसिडिक नेचर का होता है, इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं। कहने का मतलब है हर चीज को रखता जाता है, रखता जाता है, मतलब वेस्ट मटेरियल को अपने पास रखता जाएगा, रखता जाएगा, रखता जाएगा। एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जो ज्यादा स्पेसिफाइड हो जाएगा, हद से ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ये क्या करेगा? ब्लास्ट हो जाएगा, सुसाइड कर देगा, एक तरीके से सुसाइड कर लेगा अपने आप को, लाइसोसोम्स।
अब चलते हैं आगे। ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। बच्चों प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, जो दो सेल वॉल हैं उनके बीच में, मतलब जो दो सेल हैं, एक ये है एक और सेल हो, जैसे ये एक प्लांट सेल है, इसके बगल में एक और मैं प्लांट सेल ले लूं, इन दोनों का जो साइटोप्लाज्म है एक दूसरे से कनेक्शन है साइटोप्लाज्म का, उस उन दोनों के बीच के जो कनेक्शन है साइटोप्लाज्म का, उसको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। इसके बीच में जो सीमेंटिंग हो रही है बच्चों, उसको मिडिल लेमिना कहते हैं। इसमें होगा तो देख लेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। याद रखो बस, जो सीमेंटिंग या जो ग्लू है उसको तो कहते हैं मिडिल लेमिना। क्या कहते हैं, मिडिल लेमिना। और इसको हम कहते हैं जो साइटोप्लाज्म से है, प्लाज्मोडेस्माटा। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, ये छोटे छोटे पार्ट होते हैं जो साइटोस्केलेटन में हेल्प में मदद करते हैं। पेरोक्सीसोम्स, इनको नहीं डिटेल में पढ़ना। साइटोप्लाज्म, जिसमें सारी एंजाइमेटिक एक्टिविटी चल रही होती है, ये जितने भी ऑर्गेनेली पाए जाते हैं। ये क्या है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम कहते हैं पावर हाउस, एटीपी प्रोडक्शन, ये एरोबिक कंडीशन में होता है। राइबोसोम्स आपने पढ़ चुके हैं और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। क्लोरोप्लास्ट, जहां फोटोसिंथेसिस चलती है, यानी क्लोरोप्लास्ट। मिडिल लेमिना देखो आ गया, ये रहा। वैक्यूल, ये ऐसा पार्ट है जो रिजर्व फूड मटेरियल को अंदर ग्रैब करता रहता है, मतलब ये स्टोर हाउस की तरह से। तो बच्चों ये था प्लांट सेल। अब चलते हैं एनिमल सेल। प्लांट सेल में भी लगभग यही मिलेगा, बस सेल वॉल एब्सेंट होगी वहां पर, यानी आउटर मोस्ट लेयर होगी सेल मेम्ब्रेन। बाकी के यहां पर तीन चीज मिली है, जैसे प्लास्टिड वैक्यूल प्लास्टिड सेल वॉल उधर एब्सेंट होंगी, बाकी सारी चीजें सेम होंगी। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लाइसोसोम्स है, गोल्गी बॉडी है, न्यूक्लियस है, सब कुछ सेम होगा। अब देखते हैं कि क्या गुरुजी सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आ जाओ पॉइंट आउट करते हैं। और एक चीज एक्स्ट्रा मिलेगी आपको पता है, सेंट्रियोल्स। ये है एनिमल सेल। तो बच्चों सबसे बाहर की जो लेयर है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या यहां पर सेल वॉल दिखी, नहीं, तो सेल वॉल क्या है, एब्सेंट। क्या उधर, अब यहां पर एक और है जो इंपॉर्टेंट है, उसको और बताता हूं। क्या इधर न्यूक्लियस मिला था, इधर भी न्यूक्लियोलस मिला। क्या वहां पर न्यूक्लियर एनवलप मिला था, यहां पर भी क्या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिला। क्या न्यूक्लियस है, मिला। साइटोप्लाज्म, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, पेरोक्सीसोम्स, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल उधर मिला था, नहीं, इधर मिलेगा। डन बच्चों, ये रहा। ये 90 डिग्री पर होते हैं दो सेंट्रोसोम एक दूसरे से। तो ये था एनिमल सेल का स्ट्रक्चर, ये था प्लांट सेल का स्ट्रक्चर। पहचानेंगे कैसे, डिफरेंशिएट आपको कराई दिया है। अब चलते हैं बच्चों आगे। Let us look at individual cell organelle to understand the structure and function। अब क्या हमने इंडिविजुअल देखा और उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन। अब क्या है, सेल मेम्ब्रेन जितने भी ऑर्गेनेली हैं उनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों आज का जो ये मेरा वीडियो था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो बच्चों आई होप आप सभी को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बच्चों राधे राधे, धन्यवाद।